अरे टिंकू सुनो, हमारे दाने आधे गायब हैं। ये कैसे हुआ? रूपा, मैं रात को बाहर था। ऊपर आसमान में किसी के पंखों की बहुत तेज आवाज आई थी, जैसे कोई चोर चुपके से घूम रहा हो। मम्मा, मैं रात को उठी थी। मैंने ऊपर अंधेरे में एक बड़ी बड़ी आंखें चमकती देखी। पापा, वो कौन था? क्या वो फिर आएगा? डरो मत बच्चों, हम पता लगाएंगे। पर रूपा, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। उधर भोला कौवा, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी, बेटा राजू और बेटी रानी एक पेड़ पर बैठकर धीमे धीमे बात कर रहे थे। सुंदरी, आज रात फिर दाने गायब करने जाएंगे। जंगल में सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। मजा आ रहा है। हाँ भोला, लेकिन खबर है कि रूपा चिड़िया और टिंकू ने कुछ देखा है। हमें सावधान रहना होगा। पापा, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी चोरी सीखनी है। अरे पगले, पहले पंख मजबूत कर, फिर उड़ान का हुनर सीखना। चोरी आसान नहीं होती। मम्मा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से दूसरे पक्षी तो भूखे हो जाते हैं। रानी, दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास ज्यादा दाने हैं। लेकिन उस रात आसमान में दो बड़े साए घूम रहे थे, जालिम चील और उसका भाई खूंखार चील। भाई, नीचे छोटे पक्षियों में काफी हलचल है। किसी ने बड़ी सफाई से चोरी की है। ये काम किसी चतुर दिमाग का है। और याद रख, वो दाने हमारा शिकार ढूंढने का रास्ता बताते हैं। अगर ये चोरी जारी रही तो हम खुद उस चोर को पकड़ेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी चांदनी कबूतरी, बेटे मोंटू और बेटी गुड्डी ने रूपा चिड़िया के घर आकर उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। रूपा बहन, जंगल में अफरा तफरी है। हमने सोचा तुम्हें खबर दे दें। हमारे दाने भी कम हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना रूपा बहन? बहन, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन हम सच का पता जरूर लगाएंगे। तभी चिंटो तोता, उसकी पत्नी चिंकी तोती और बेटा गोलू उड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे सुनो सब, मैंने कल रात एक काला साया भोला कौवा को पेड़ से उड़ते देखा। कुछ गड़बड़ तो है। पापा, मैंने भी देखा था। उसके पंजों में दाने थे। सभी पक्षी एक साथ। तो क्या भोला ही चोर है? तो क्या भोला ही चोर है? सभी उसी समय उल्लू बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि रात की घटनाओं को वही सबसे अच्छे से जानता था। आओ बच्चों, मैंने सब देखा है, पर सच बहुत चौंकाने वाला है। चोरी सिर्फ भोला कौवा नहीं कर रहा, तो और कौन है बाबा, हमें बताइए। बल्कि भोला को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। कोई चालाक दिमाग जो सारे पक्षियों में लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन वो कौन हो सकता है बाबा? वो है उल्लू चोर। बाबा की बातों को सुनकर सभी दंग रह गए। उसी रात सभी चुपके से उल्लू चोर का पीछा करने निकले। तभी सभी ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर उल्लू चोर दाने गिन रहा था। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं और मैं आराम से दाने जमा कर रहा हूं। अब मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। तभी पीछे से सभी पक्षी एक साथ बोले, रुक जाओ। तभी उल्लू चोर चौंक गया। उल्लू चोर, तुमने सबको डराकर दाने चुराए, बच्चों को भूखा रखा और फिर जंगल में झगड़ा भी करवाया। हाँ, क्योंकि मैं कमजोर हूं, कोई मुझे नहीं पूछता, इसलिए मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई। पर दुनिया तो चोरी से नहीं, दोस्ती से बनती है। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे साथ दाने बांटते हैं। उल्लू चोर चुप हो गया। उसकी आंखों में पछतावा था। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, बहुत हो गया।
सब ऊपर देखते हैं। वहाँ पर जालिम चील और खूंखार चील दोनों भाई सामने थे। उल्लू चोर अकेला नहीं था। तभी जालिम चील की बातों को सुनकर सब चौंक जाते हैं। चोरी की योजना असल में भोला कौवा ने बनाई थी। उल्लू को सामने करके वो असली मास्टरमाइंड बन के बैठा हुआ था। तभी सभी एक साथ बोले, क्या क्या? क्या? भोला कौवा? भोला कौवा? कौवा? नहीं, मैं तो बस दाने इकट्ठा कर रहा था। चुप, हमने कल रात तुम्हें उल्लू चोर को आदेश देते देखा है। अब भोला पकड़ा जा चुका था। जंगल में चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। भोला और उल्लू चोर दोनों को सजा मिलेगी। वे पूरे जंगल के लिए 1 महीने तक दाने जुटाएंगे। हमें माफ कर दो, हम मेहनत करेंगे। मैं भी अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सभी पक्षियों ने अब राहत की सांस ली। सभी पक्षियों ने मिलकर आसमान में बड़ी उड़ान भरी। जंगल फिर खुशियों से भर उठा। दूर पहाड़ी जंगल में एक मानो चिड़िया रहती थी। उसके पिता जंगल से लकड़ियाँ काटते थे। माँ की मृत्यु के बाद वही घर के सारे काम करती थी। समस्या उस दिन होती है जिस दिन मानो के पिता पेड़ से लकड़ियाँ काट रहे थे। पाँव फिसलने पर वो नीचे गिर जाते हैं और अपाहिज हो जाते हैं। बेटी, एक बार फिर से सोच ले, घना जंगल है और तू अकेली। पिताजी, अकेली हूँ तो फिर क्या हुआ? बेटी, जंगल में बहुत चोर पक्षी फिरते हैं। अगर ये सब सोचने लगेंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाऊंगी, उन्हें बेचकर मैं राशन लेकर आऊंगी। आप बस इन सब की चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ चुनती है और वो जंगल के बाजार में जाकर उन्हें बेचती है। कभी वो लकड़ियाँ बिकती हैं तो कभी नहीं। शाम को मानो चिड़िया तोते वैद को लेकर अपने घर आती है। तोता वैद चिड़िया के पिता को देखता है और उसे बताता है, मानो तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पिता को विदेश के जंगल में लेकर जाना होगा। इनका इलाज बस वहीं हो सकता है। ये सुनकर मानो चिड़िया उदास हो जाती है। फिर तोता वैद वहाँ से चला जाता है। अच्छा माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती? अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी, अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूँगी? बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सोना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, घर की मजबूरियाँ हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है
डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए मुझे विदेश के जंगल में जाना होगा, लेकिन घर के हालात का भी तुम्हें पता है। मैं माँ पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती, इसी कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मीना, अगर तू कहे तो मैं अपने पिताजी से बात करके तेरी मदद करवा सकती हूँ। नहीं चिंकी, हम पहले ही तुम्हारे पिता से बहुत मदद ले चुके हैं। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है, मानो चिड़िया भी अपने खेत से लौट आती है। मीना अपनी माँ को भोजन देती है। मीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ? जी माँ कहिए, भला मैं आपकी बातों का क्यों बुरा मानूंगी? बेटी, अब तो बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे शादी करने में अभी दिलचस्पी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। बेटी, मेरी बात को समझो, तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे हो पाएगी? लेकिन माँ, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी चिंता ना करो, हमारी पड़ोसन कबूतरी है ना, वो मेरा ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर मानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, जो जंगल में पक्षियों के रिश्ते करवाती थी। बुलबुल बहन, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दोगी? हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। मेरी नज़र में एक चिड़ा है, वो चिड़ा बहुत अच्छा कमाता है। एक कवि ने उस चिड़े को पाला है, वही उसकी माँ है। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। क्या बात है बुलबुल बहन, बताइए मुझे। मानो बहन, तुम तो जानती हो आजकल के पक्षी दहेज की लालच करते हैं। अब तो जंगल में बिना दहेज के शादी करना संभव ही नहीं रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं। बहन, चिड़े की माँ कवि ने दहेज में सोने का हार और सोने के झुमके मांगे हैं। अगर तुम ये सब नहीं दे सकती तो कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढकर वो अपने बेटे की शादी कर देगी। बुलबुल बहन, अगर रिश्ता अच्छा है तो आप बात आगे बढ़ाइए, मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मानो, तुम ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? बुलबुल बहन, मैंने अपने खेत में टमाटर की खेती की है, उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा और जो घर में बचे हुए पैसे हैं, मैं उनसे अपनी बेटी की शादी करूँगी। तो ठीक है मानो बहन, मैं ये रिश्ते की बात आगे चलाती हूँ। दहेज में सोने का हार और झुमके मिलने पर चंदू चिड़े की माँ बिजली कवि तैयार हो जाती है। फिर अगले ही दिन बुलबुल चंदू चिड़े और उसकी माँ को लेकर मानो चिड़िया के घर आती है। समधन जी, ये मेरा बेटा चंदू है। इसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से मैंने ही इसे पाला है। मेरा बेटा चंदू बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी करता है। जी कवि बहन जी, मुझे आपका बेटा बहुत पसंद आया है। तो ठीक है समधन जी, मेरा बेटा भी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, आप अपना वादा ना भूल जाना। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे टमाटर बिक जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है समधन जी, ये रिश्ता पक्का हुआ। कुछ ही दिनों बाद मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की धूमधाम से शादी कर देती है। बहू, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी बना दे, ताकि मेरे शरीर को सुकून मिल जाए। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना कर आती हूँ, देखना आपकी थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। अरे भाग्यवान, मेरे लिए भी लंच तैयार कर देना, मुझे देर हो रही है। ठीक है पति जी। फिर मीना चिड़िया रसोई में जाती है, वो अपनी सास के लिए लस्सी बनाती है और अपने पति के लिए भोजन। फिर मीना चिड़िया का पति भोजन खाकर काम पर चला जाता है। चिंकी तोती की माँ सवित्री मानो चिड़िया के पास जाती है। अरे क्या हुआ मानो, तुम ऐसे मुँह लटका कर क्यों बैठी हो? अरे सवित्री बहन, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊँ सवित्री बहन, जब से मीना को इस घर से विदा किया है, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, बस हर समय उसी को याद करती रहती हूँ।
मानो बहन, दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या करें, बेटियां तो पराया धन है। और कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी और फिर मेरा घर भी सूना हो जाएगा। हाँ सावित्री बहन, तुम ठीक कहती हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया अपने खेत में टमाटर की खेती को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिशें कई दिनों तक जंगल में होती रहती हैं। जब बारिश रुकती है तो मानो चिड़िया अपने खेत में जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरी सारी खेती खराब हो गई। अब मैं समधन जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगले दिन मानो चिड़िया घर में बैठी हुई थी कि बिजली का भी वहाँ आ जाती है। राम राम समधन जी, कैसी हैं आप? समधन जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? समधन जी, लगता है तुम अपना वादा भूल गई हो। रिश्ता पक्का करने से पहले हमने साफ साफ बता दिया था कि सोने का हार और झुमके लेंगे, लेकिन अभी तक तुमने वो हमें दिए ही नहीं। मैं बस वही लेने आई हूँ। माफ करना समधन जी, बारिशों के कारण मेरे खेत के सारे टमाटर खराब हो गए हैं। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अच्छा, तो मैं इसमें क्या करूँ? ये बात तुम्हें शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तुम्हारे कारण मैंने अपने बेटे की शादी कहीं और नहीं करवाई, वरना तुम्हारी बेटी से मुझे कोई और अच्छी चिड़िया मिल जाती। मैं बस कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा हार और झुमके चाहिए। समधन जी, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर मुझे ना दिए तो तेरी बेटी का ऐसा हाल करूँगी कि तू याद रखेगी। नहीं नहीं समधन जी, आप मेरी बेटी को कुछ ना कहिएगा। मैं आपको सोने का हार और झुमके बहुत जल्दी दे दूंगी। ठीक है, चलती हूँ। 1 हफ्ते में पैसे घर में पहुँचा देना। इतना कहकर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं समधन जी को सोने का हार और झुमके कहाँ से दूंगी? अब तो एक ही हल है, मुझे अपना खेत बेचना ही होगा। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए मानो चिड़िया एक हार के बदले अपना खेत उल्लू सेठ को बेच देती है। खेत बेचकर भी मुझे ये एक सोने का हार ही मिला है। अब मैं सोने के झुमके कहाँ से लाऊं? एक काम करती हूँ, मैं ये सोने का हार समधन जी को दे आती हूँ, शायद वो मान जाए। फिर मानो चिड़िया वो सोने का हार लेकर बिजली का पी के घर जाती है। आइए आइए समधन जी, मैं तो हर पल आपका ही इंतजार करती रहती हूँ। मेरे हार और झुमकों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? समधन जी, मैंने अपना खेत बेच दिया, लेकिन बदले में ये एक सोने का हार ही मिला है। झुमके भी मैं आपको जल्द ही ले दूंगी। क्या इसमें सोने के झुमके नहीं है? ए ऊपर वाले, पता नहीं मैंने किस भिखारन के घर में रिश्ता जोड़ लिया। मुझे तो अब शर्म आने लगी है तुम्हें अपनी समधन कहते हुए। अच्छा, अब ये सोने का हार देकर यहाँ से दफा हो जाओ और झुमके भी जल्दी ले आना। बिजली का भी मानो से वो सोने का हार लेकर उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। झुमके ना मिलने के कारण अब वो मीना चिड़िया पर भी अत्याचार करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ जी, क्या काम है? चल जल्दी से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर और रसोई के सारे बर्तन धो दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। मीना चिड़िया बर्तन धो ही रही थी कि तभी उसकी सास आ जाती है। अरे कामचोर कहीं की, अभी तूने ये बर्तन नहीं धोए तो घर की सफाई कब करेगी? माँ जी, बर्तन बहुत ज्यादा थे, धोने में समय लग रहा है। बस कुछ देर रुकिए, मैं घर की सफाई भी कर दूंगी। क्या कहा तूने? मुझसे जुबान लड़ाती है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। बिजली का भी एक डंडा उठाती है और मीना चिड़िया को मारने लगती है। माँ जी, माफ कर दीजिए, मुझे बहुत लग रही है, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, फिर कभी आपके सामने नहीं बोलूंगी। माँ जी, छोड़ दीजिए मुझे। अब बिजली का भी रोज मीना चिड़िया पर अत्याचार करने लगती है। वो छोटी छोटी बात पर मीना चिड़िया को मारने लगती है और मीना चिड़िया का पति भी उस पर अत्याचार करने लगता है। वो भी अपनी माँ की तरह मीना को मारने लगता है। भाग्यवान, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, भोजन अभी तक बना क्यों नहीं? पति जी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी खाना ला रही हूँ। मीना चिड़िया रसोई में जाती है और अपने पति के लिए भोजन लेकर आती है।
ये कैसा भोजन बनाया है तुमने? न इसमें नमक है न स्वाद। ऐसा भोजन खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा वो गरम गरम भोजन मीना चिड़िया पर फेंक देता है। शी आपने क्या किया? मुझे बहुत जलन हो रही है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी बिजली का बीबी वहाँ आ जाती है। अभी तो तुझे माँ के साथ पिता भी साथ आने वाले हैं। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। फिर चंदू चिड़ा अपनी माँ के सामने मीना चिड़िया को डंडों से मारने लगता है। मीना चिड़िया उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके साथ और भी बुरा होने वाला है। अगले दिन बबली कबूतरी मीना चिड़िया के ससुराल में आती है। बहन जी, क्या मीना इसी घर में रहती है? हाँ, इसी घर में रहती है। बताओ क्या काम है? बहन जी, कल रात उसकी माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं मीना बिटिया को लेने आई हूँ। क्या वो मेरे सोने के झुमके दिए बिना ही इस दुनिया से चली गई? फिर बबली कबूतरी मीना चिड़िया को लेकर चली जाती है। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को नदी में बहा देती है। माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे बिना कोई भी नहीं है मेरा। मैं अब जीकर क्या करूँगी? बेटी चुप कर जाओ। ऊपर वाले के राज को कोई नहीं जानता। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना चिड़िया फिर से अपने ससुराल में आ जाती है। मीना को देखकर बिजली कपी और चंदू चिड़ा आग बगोला हो जाते हैं। आ गई महारानी। इससे अच्छा था कि तू भी अपनी माँ के साथ मर जाती। कम से कम तुमसे हमारा पीछा तो छूटता। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पीछे चिड़िया अब पसंद नहीं है और मैं भी इसे एक पल अपने घर में नहीं रखूंगा। पति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर से मत निकालिए। तुझे एक बार समझ में नहीं आता? बेटा, धक्के देकर निकाल दे इसे यहाँ से। फिर चंदू चिड़ा और बिजली कपी मिलकर मीना चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप मुझे बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। मैं अब और नहीं जीना चाहती। ज्यादा अत्याचार सहने के कारण मीना अपने होश खो बैठती है और वो पास के कुएं में जाकर छलांग लगा देती है। कुछ पक्षी मीना चिड़िया को बचाने कुएं के पास आते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मीना अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। माँ, आज कितने दिनों बाद मैं अपनी दोस्त और उसकी माँ से मिलने जा रही हूँ। हाँ बेटी, मुझे भी मानो बहन से मिलना है। चिंकी तोती और उसकी माँ मीना के घर की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में वो भीड़ देखकर रुक जाती है। रुकिए माँ, इस कुएं के पास इतनी भीड़ क्यों लगी है? फिर चिंकी तोती और उसकी माँ कुएं के पास जाती है। कुएं के पास मीना को मरा हुआ देखकर वो बहुत हैरान होती है। माँ, ये तो मीना है, मेरी दोस्त, मगर इसने कुएं में कूदकर जान क्यों दे दी? पक्षियों, ये सब कैसे हुआ? तोती बहन, हमें ये कुएं के पास चिट्ठी मिली है। मुझे पढ़ना नहीं आता, ये आप ही देखिए। फिर चिंकी तोती वो चिट्ठी लेकर पढ़ती है। मेरा नाम मीना है। जो भी इस चिट्ठी को पढ़े वो मेरी सास और मेरे पति को जरूर सजा दिलवाए। मेरी सास और मेरे पति ने मेरी माँ से दहेज में सोने का हार और झुमके मांगे। जब मेरी माँ सोने के झुमके नहीं दे पाई तो उन दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। वो मुझे हर रोज मारते थे। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। बेटी, ये मीना के ससुराल वालों का किया धरा है। हम उसे जरूर सजा दिलवाएंगे। चिंकी तोती और उसकी माँ पुलिस को लेकर मीना के ससुराल में जाते हैं। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर देती है। आने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है।
अरे ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कौवी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कौवी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कौवे सो रहे हैं। बेटी वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कौवी को बता देती है। बेटी ये कौवे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कौवों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कौवे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कौवा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कौवों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। ए बिजली, ये क्या? आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कौवी, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर, वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कौवा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कौवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कौवी अपने घर में चली जाती है और बिजली कौवी भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कौवी मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कौवी यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कौवी प्रिया कौवी की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कौवी को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कभी मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कभी सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कभी बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कभी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे, ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली, बिजली आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कभी मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वे की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कव्वे पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कव्वे कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कव्वा बिजली कव्वे के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कव्वा गुजरता है। बिजली कव्वे को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए कव्वे जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कव्वे प्रेम कव्वे की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कव्वा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कव्वा कौन है? पति जी, ये कव्वा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है।
तभी बिजली कपी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कौवा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कपी और प्रेम कौवा मिलकर बादल कपी को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कपे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कपा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कपी और प्रेम कपा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कपी, ये तुम्हारे साथ कपी कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कपा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कपा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कपा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कपे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कपे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कपे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कपा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस काफी, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कौवा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कौवे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कौवा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कौवों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कौवे यार, मैंने नहीं देखा, मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कौवा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कौवे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कपी है और वो प्रेम कपे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कौवे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कौवे, बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कौवा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कौवे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कौवे से तुमने शादी की है वो इस बादल कौवे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये प्रेम कौवा झूठ बोल रहा है, इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कौवा।
ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि को बाहर बुलाती है। बिजली कवि बाहर आती है। देखो कवि बहन, क्या तुम इस बादल कवि को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं। ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कवि की ये बात सुनकर बिजली कवि डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कवि नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कवि को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। बिजली कवि और बादल कवि का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सब्जियां दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना ना करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाती हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी। बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे।
देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सब